अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो तीन इशूज़ पे बड़ी ज़बरदस्त बड़ी यानी ख़ास गुफ्तगू करनी है। रात में यौम कश्मीर पे कश्मीर डे पे बात नहीं कर सका। ब्रिगेडियर गजनफ़र साहब के साथ दूसरे रिटायर्ड गजनफ़र साहब के साथ दूसरे पोर्शन में आप देखेंगे और बड़ी अहम इशू और किस तरह नवाज शरीफ गैंग ने और इन लोगों ने तबाही की और मुल्क के साथ क्या नुकसान, सिर्फ खाली कश्मीर पे नहीं, उस पर बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू है। प्रोग्राम शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन माज़रत चाहूँगा रात का प्रोग्राम भी आपने इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, स्क्रूटनी के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा वाज़े तौर पर देख लिया और मैंने आपको क्लियर कर दिया सारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहलील होना, ये तो आप ऐसी बेवकूफ़ बनाने की बात है, तो इतना आसान काम नहीं है। आपके पास लेके चलते हैं, आपको देखें डील शील की बातें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आप आ गई, खुल के ये बातें वाज़े तौर पर कर दी DGI SPR बाबर इफ्तिखार ने, ठीक है ना जी। और जो बातें हो रही थी ना डील की नवाज शरीफ की, और वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है वहाँ बैठे, यानी एक करप्ट के साथ, एक कन्विक्टेड के साथ, और जिनका दोस्त याराना मुल्क दुश्मनों के साथ है। किस बात की डीलें? ये डीलों वाला कॉन्सेप्ट जो NRO का कॉन्सेप्ट है ना, अब ये ख़त्म है होना है, ये ख़त्म हो गया, दफन हो गया है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और कितनी यानी वाबांगे दोहल और बड़ा वाज़े तौर पर क्या डीलों को बेबुनियाद करार दिया और क्या सरारे हैं, क्या सराइयाँ हैं ये। और उन्होंने कहा जितनी डील की बातें कम होंगी उतना ही मुल्क के फ़ायदे हैं। पूछे तो सही ना कि कौन डील कर रहा। और ये बड़ी ज़बरदस्त है बातें, और इस पर जितनी कम बहस की जाए उतना मुल्क के मफाद में है पाकिस्तान का। और ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कि पाकिस्तान, और ये भी कह दिया कि जो सिविल और एस्टैब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं वो एक सेम पेज पे बड़ी वाज़ेह तौर पर बात होगी, और हुकूमत के साथ है, हुकूमत के जितने एक्शंस हैं उसके साथ चल रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट अब रह नहीं गया। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई। और जो अच्छा, एक और चेहरा बेनकाब हो गया। आप आगे चलने से पहले बता दो चेहरा कैसे बेनकाब हो। यानी जो बातें करते थे वोट को इज्जत और ये सारी बातें, आज वो सारे डील के पीछे भागे पे रहते हैं। और कमाल की बात है, हमारे सो कॉल्ड डलकर और वो लिबरल माफिया वो भी डील की यानी वो भी डराते फिर रहे थे इमरान खान को, गवर्नमेंट को डील की बातें कराकर। यानी पूरी उम्र रोते रहे इस बात को और पाँव पे गिर गए आकर। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आए आकर आप ईमानदारी के साथ मुल्क के साथ सिंसियर हों, मुल्क के मामलात को देखें, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, करप्ट माफिया के खिलाफ और मुल्क दुश्मनों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो अब तो नंगे हो गए ना, ये भी नंगे हो गए ना। ये भी वो सारा गेट नंबर 4 पे हाथ बांधे खड़े थे कि बुला लें। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो बातें हैं ना, अब ये मुल्क आगे जाना है। पाकिस्तान में आज जिस इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से 2-3 काम, और मौजूदा ख़ास तौर पर सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में, एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, अमेरिका ऐसे निकल गया यहाँ से। चाइना CPEC जिस तरह चल रहा है, और इंडिया के साथ जो बहुत बुरा हाल होने वाला है आने वाले दिनों में, फिर कश्मीर पॉलिसी जिस तरह आसान तरीके से लेकर चले गए। इकनॉमिक में इश्यूज़ और हैं, मैं उस पर फिर किसी वक्त बात करूँगा। मैं नहीं समझता कि इमरान खान में उसमें पॉलिसीज़ उनकी गलत रही हैं, आने वाले दिनों में बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगली जो बात है ना सर, DGI SPR ने और बड़ी ज़बरदस्त, कुछ अर्सा से आपको पता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, इसमें अदलिया भी है, नैब भी है और पाकिस्तान फ़ौज भी है। और इसका मकसद जो है ना, अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करना है और इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाना है। बड़ी क्लैरिटी के साथ भी ये ऐसी तमाम सरगर्मियों से ना सिर्फ आगाह हैं बल्कि उनके लिंक से भी आगाह हैं। ये लोग पहले भी नाकाम है और अब भी। आपको डाउट रहेगा आपके पास, ये सो कॉल्ड लिबरल जो है ये कौन है जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें, जो बैठ के इन लोगों को प्रमोट करते हैं। आप समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को कि ये कौन लोग हैं। ये कोई पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग नहीं हैं, ये याद रखिएगा। और यहाँ बड़ी ये नहीं बुनियादी तौर पर और बात जो कड़ी की है ना कि इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाते हैं। और यहाँ तक बात है ना, बाहर जो लोग बैठे हैं ना, आधे सच, फेक न्यूज़ और मन गढ़ंत झूठे प्रोपेगेंडा से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है। और फिर बाढ़ के हवाले से कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर बाढ़ का 94% 94% काम कंप्लीट हो चुका है, और पाक ईरान सरहद पर बाढ़ लगाने का 71% 71%। और बाढ़ का मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं, महफूज बनाना है। ये मुकम्मल हो गया और कायम रहेगा। 2022 पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल आज़ादी की तकरीबात का साल है।
मुबारक हो आप लोगों को, 75 साल, 75 ईयर्स। और पाकिस्तान ने बड़ा नाम पैदा किया, पाकिस्तान बहुत आगे गया, याद रखें। इन गुज़रे सालों में पाकिस्तान कई आजमाइशों से गुजरा है और बतौर कौम हमने बहुत से चैलेंजेस का सामना किया है। DGI-SPR का बड़ा वाज़ तौर पर पूरे पाकिस्तान को खुशहाल और महफूज बनाने के लिए आप अपना और इज्तिमाई, ये उन लिबरल्स के लिए भी है, या हामिद जीरा, हामिद मीर, आसमा जहांगीर, मंसूर अली खां, आसमा, ये इन सब लोगों के लिए, तलत हुसैन वगैरह, इन सब लोगों के लिए इस पर अमल करें खुदारा। और कि फरवरी 2021 में भारत के साथ जो राब्ता हुआ उसका तहत लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरा साल अमन रहा, जिससे मकामी आबादी के रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतरी आई। भारतीय मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से जो झूठा प्रोपागेंडा होता रहा वो सियासी एजेंडे की निशानदेही करता रहा। इसका बुनियादी मकसद कश्मीर में भारतीय मुजालम और डेमोक्रेसी में तब्दीलियों से बैनुल-अक़वामी तवज्जो हटाना था। मजहबी इंतहापसंदी की तरफ गामजन है और खत्ते को अमन में ख़तरे में डाल दिया है। असला ख़रीद रहा है तो असले की दौड़ में और अमन पर शदीद मनफी असरात आएंगे और कई बेगुनाह जो मकबूजा कश्मीर में शहीद किए हैं, और ये सारा आपके सामने है। अगस्त 2019 में कश्मीर में इंसानी तारीख का बदतरीन मुहासरा जारी है। 17 से 19 दिसंबर को अपना रसल ट्राइब्यूनल की फाइंडिंग चश्म कुशा है। 15 जजेस और बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने शिरकत की। इस ट्राइब्यूनल के शुरा ने इंसानी हकूक़ के लिए वेस्टर्न बॉर्डर पर भी बात की है, शुमाली वज़ीरिस्तान के ऊपर भी बड़ी डिटेल में मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज़ जो बात है, डील का आंसर जो है ना वो डिस्पेल हो गया, बड़ी बुरी तरह से चपेट पड़ी है। अब चलते हैं आगे कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। आप 5 जनवरी का जैसे मैंने जिक्र किया है, ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब के साथ कश्मीर पे भी बात होगी, ये माफियास पे भी बात होगी। चलते हैं जनाब ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब के पास। जी चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। शुरू में बता दिया था कि आज 5 जनवरी 2022 बरोज बुध है, लेकिन 5 जनवरी की हैसियत हमारा कश्मीर से इमोशनल अटैचमेंट, रूहानी अटैचमेंट और पाकिस्तानी होने के नाते जो अटैचमेंट है, और जिस तरह से मौजूदा गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने मसला कश्मीर को उजागर किया, वो कश्मीर कमेटियां लस्सी वाली और मौलाना फजलुर रहमान वाली नहीं बनाई, लेकिन हकीकतन कोशिश की कि चीजें बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और यहाँ हमें देखे स्टेट्समैन के तौर पर आगे आना है, कौमियत उजागर करनी है। कश्मीर कोई भेज नहीं सकता, किसी हुक्मरान की जरूरत नहीं है। हर एक को पता है कि नवाज शरीफ कश्मीर पे क्या सौदेबाजी करता रहा, तो और बजाय ये कि हमारे यहाँ अपोजिशन जमातें मौजूद गवर्नमेंट का स्टांस लेकर मजबूती की तरफ लेके जाएं कौमियत के तौर पर। और भारत ने देख लिया कश्मीर में जो कुछ करता रहा, लेकिन तमाम जो सियासी जमातें वो थी, वो अपने गलत इकदाम के साथ वो खड़ी थी। हम यहाँ गलत की बात नहीं करते। चलते हैं गज़नफ़र साहब की तरफ। और सबसे पहली जो बात है, पहले तो इतना सा नुक्ता ले लें कि यहाँ कश्मीर पे जो अपोजिशन ने नुक्ता नजर लिया वो गलत है और किन हवाले से है, वो वजूहात, और फिर दूसरे हिस्से में हम 5 जनवरी पे बात करेंगे। जी क्या कहेंगे पहली बार? अपना अज़र सईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कश्मीर की अहमियत को उजागर किया, तो कश्मीर के हिसाब से जब आप कश्मीर को एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं, बल्कि कश्मीर को बजाते खुद एक जोग्राफिकल इंटेग्रिटी के तौर पर इंटेग्रिटी से देखते हैं, जो कि 2,18,975 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ एक इलाका, जहाँ पे लोग आबाद है, जहाँ पे इंसान आबाद है, और उन इंसानों के साथ आज नहीं, उन इंसानों के साथ उस वक्त से जुल्म हो रहा है जिस वक्त से 1846 में इसको कश्मीर को भेज दिया था लॉर्ड उनके अंग्रेज ने महाराज हरि सिंह को। तो अगर उस वक्त की दास्तानें उठा के पढ़े तो आपको एक मुसलमान होने की हैसियत से और एक जोग्राफिकल जोग्राफिकल लिंकेज जो है, जिसमें अगर आप आज की तारीख में भी देखें, और या इससे पहले 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो जितनी आर्टरीज है लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की, अगर आपको याद है अजहर सदीक साहब कि रावलपिंडी से श्रीनगर टांगा सर्विस चला करती थी, और वो रावलपिंडी से मरी जाते थे, मरी से कोहाला जाते थे, कोहाला से आगे जाके उनके स्टॉप, और वहां से वो जो चिड़ीकोट से अपना जब वो क्रॉस करते थे मुजफ्फराबाद से आगे जाके, तो वो श्रीनगर तक वो सड़क जाती थी। इसी तरह जम्मू से आपको पता है सियालकोट से एक जम्मू रेलवे लाइन जा रही है, और वो जाके अभी आज भी वो मौजूद है, 1947 में भी मौजूद थी। जो श्रीनगर से जो यहाँ से जो हाईवे जाती है अपना सियालकोट की तरफ सड़क जाती है, वो भी जम्मू जाती। तो वो उसका 100% लिंकेज जो है
वो कश्मीर का जो है वो पाक जम्मू एंड कश्मीर का वो पाकिस्तान या उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ये खत्ता था, चले आप उस वक्त के पाकिस्तानी 1947 से पहले जिस जगह पे पाकिस्तान उसके साथ मौजूद था, लेकिन उनके लोगों के साथ गद्दारी की गई। पहले 1840 में उनको बेच दिया। लोगों की किस्मत को आपने कभी सुना है कि लोगों की किस्मत को इस तरह बेचा जाता हो किसी अपना महाराजा के लिए या किसी राजा के लिए? तो यहाँ पे हमारे यहाँ जरूरत इस अमर की है कि ये ब्रीफ से तारीखी पस मंजर को जहन में रखते हुए हमारे यहाँ जितनी पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको कश्मीर के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए यकजा होके। यहाँ पे आपको भूल जाना चाहिए कि कौन पीपल्स पार्टी का है, कौन मुस्लिम लीग नून का है या कौन पीटीआई का, ये कौमियत के तौर पे। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ इस इशू को भी पार्टी के नुक्ता नजर से लिंक करके देखा जाता है। अगर अपना नवाज शरीफ साहब होते हैं तो वो अपना कोई थ्योरी देना शुरू कर देते हैं, कोई और होता है वो अपना थ्योरी, इवन ये भी नहीं बल्कि परवेज मुशर्रफ साहब आए उन्होंने अपनी थ्योरी देनी शुरू कर दी। अब जब आपने चुनाव फार्मूला किया, पता नहीं कौन सा फार्मूला किया और किया, उसके अंदर जो कश्मीर की राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन का जो बेसिक इशू था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया कि दुनिया ये देखती है कि जो कश्मीर की आजादी का बुनियादी, उसके साथ आपने कितने कमिटेड हैं। अगर आप उसके साथ कमिटेड नहीं है और उसके अंदर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन ला रहे हैं तो फिर आपकी कमिटमेंट को हर एक सवालिया नजर से देखता है। इसीलिए ये हुआ कि इस इशू को, अगर आपको याद हो कोफी अन्नान के जमाने जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल था, उसके जमाने में इस इशू को डिस्प्यूटेड लिस्ट से ही निकाल दिया गया। अब ये यहाँ पे अगर डिस्प्यूटेड एक डिस्प्यूट मौजूद है ना, अगर यूनाइटेड नेशन ने ईस्ट तैमूर का मसला हल किया है, सूडान में जाके मसला हल किया है, तो कश्मीर के अंदर चले आप ना माने भाई मुसलमान हैं लेकिन लोग तो आबाद हैं, वो लोग जिंदा लोग हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर जबर हो रहा है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर दुनिया के बदतरीन जुल्म हो रहे हैं, वो बेचारे टॉर्चर में है, वो बेचारे तकलीफ में है। तो क्या ये यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्या जरूरत इस अमल की नहीं है कि आप अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को बुला के, पार्टी इशूज को बुला के, इसके मामले में जहां पे इतने सारे लोगों की जिंदगियों का सवाल है और वो तमाम के तमाम, आपको पता है आज भी वैली में, यानी श्रीनगर जो वैली है उसके अंदर मुसलमानों की परसेंटेज 86% परसेंटेज जो है वो आज भी मुसलमान है। और जब 19 पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुए थे तो वहां पे मुसलमानों की परसेंटेज इससे भी ज्यादा थी। और जो बरतानिया का बुनियादी फार्मूला जो था, जो 5 और 6 प्रिंसली स्टेट थी, उसमें उन प्रिंसली स्टेट, वो जितनी भी स्टेट थी उसके मुताबिक आप तारीख में जाए ना तो वहां पे जो उस वक्त का स्टेट ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था ना हजरत साहब, वो था लॉर्ड लिस्टोवन। लॉर्ड लिस्टोवन ने कहा था, उसने बड़ा क्लियरली कहा था कि जी जो बरतानिया का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना, वो किसी स्टेट को एज एन इंटरनेशनल इंटेग्रिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करता। मतलब उसका यह था कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनको जो फॉर्मूला बरतानिया ने दिया था, जो लॉर्ड माउंटबेटन उसकी कमेटी ने जो फॉर्मूला दिया था, जिसके अंदर फॉर्मूला ये था कि जहां पे जिस जगह पे जिस अपना मजहब की मतलब परसेंटेज ज्यादा होगी, जैसे जहां हिंदू है वहां हिंदुओं की, जहां मुसलमान है वहां वो स्टेट जो है वो उस मुल्क के साथ, यानी अगर हिंदू है तो इंडिया के साथ ज्वाइन करेंगे, अगर मुसलमान है तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करेंगे। तो बुनियादी तौर पे जैसे हमने कहा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की मैंने आपको एक मिसाल दी, कोई इंडियन से आर्टरी जो है वो कश्मीर के अंदर नहीं आ रही थी, पाकिस्तान से तमाम की तमाम जो आर्टरीज है वो इंडिया के अंदर जा रही थी, कश्मीर के अंदर जा रही थी। इस तरह जो फार्मूला था, उस फार्मूले के तहत कश्मीर को जो है वो पाकिस्तान के साथ आना चाहिए था। लेकिन दुख की बात यह है कि कश्मीरियों के साथ तारीखी तौर पे ज्यादती इस तरह होती रही कि जैसे 1846 में भी उनको बेचा गया, उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको बेचा। और लॉर्ड माउंटबेटन ने क्यों बेचा कि नेहरू का इश्क चल रहा था लॉर्ड माउंटबेटन की बीवी से, और वो इस इश्किया अंदाज में, यानी एक गैर इखलाकी तरीके से, देखिए सियासत में भी इखलाक होता है, लेकिन इंडिया ने हिंदू नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन इतना नीचे गिर गए थे कि वो उन्होंने एक नाजायज ताल्लुकात के मकसद को इस्तेमाल करते हुए एक स्टेट को बेच दिया, उनको महरूम कर दिया उनके राइट से। उनको आना चाहिए था उस वक्त जो है, जो आप कहते हैं ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन हुआ है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। कर लें, इसी में एक चीज ऐड कर लें हम, अच्छा किया आप उस तरफ आगे, मैं दूसरे हिस्से में इस बात को लेके आना था। 5 जनवरी, ये जो अभी आप इंस्ट्रूमेंट साइन करने के हवाले से बात कर रहे हैं,
इसके बारे में आईनी हैसियत यानी बेसिकली तो इंटरनेशनल कवानीन का रेजोल्यूशन बाकायदा इस चीजों पे मौजूद है। आप 5 जनवरी के कॉन्टेक्स्ट में क्या कमियां या क्या कोताहियां देखते हैं कि उस पे अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? यूनाइटेड नेशन है, आपको पता है इस वक्त इदारा है पूरी दुनिया के अंदर, और जहां जहां उसने मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन लेने हैं बड़ा सख्ती से आया है। इस मामले में 5 जनवरी की अहमियत और यूएनओ का किरदार इसमें भी साथ मिला दें। अगर साहब यूएनओ का किरदार तो बुनियादी तौर पे आज अगर आप देखेंगे ना आज की तारीख में उनका काम जंगे फैलाना। यूएनओ इस्तेमाल हो रही है दुनिया में टॉर्चर फैलाने के लिए, जंग फैलाने के लिए, जुल्म फैलाने के लिए, और यूएनओ इस्तेमाल हो रही है बड़ी ताकतों को सैंक्शन देने के लिए कि जाओ जाके अफगानिस्तान को तबाह कर दो, जाओ जाके लिबिया को तबाह कर दो, जाओ जाके सोमालिया को तबाह कर दो। यानी इराक पे हमला करने के लिए या अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए किसने सैंक्शन दी थी? यूएनओ ने सैंक्शन दी थी ना। तो यूएनओ का मकसद दुनिया में जंग फैलाना था। तो यूएनओ के किरदार को तो भूल जाए। इट हैज बिकम अ यूनाइटेड, इट इज नो मोर यूएनओ। ये यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन चुकी है। उस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन है अमेरिका। वो सेक्रेटरी जनरल को डिक्टेट करता है, डंडा देता है, कहता है कि जी हमने जाके अफगानिस्तान में हमला करना है, हमें अप्रूवल दो। वो हाउस को वो बुलाते, जज बुलाते हैं, उनको सैंक्शन देते हैं, जाओ जी जाके हमला करो, लोगों को मार के आ जाओ। यूएनओ का बनाने का नेशन के बाद क्या बना दिया? मकसद था कि आप दुनिया में जंगे फैलाएं, या ये मकसद? आज यूएनओ इस्तेमाल हो रही है दुनिया में जंग का कल्चर फैलाने के लिए। यूएनओ का कोई रोल नहीं रह गया दुनिया में अमन लाने के। अगर यूएनओ का रोल अमन लाने के लिए होता तो इजराइल जो है वो तबाह बर्बादी ना करना होता पैलेस्टाइन की। अगर यूएनओ का अमल लाने का अमल होता तो अफगानिस्तान तबाह ना होता, 20 साल तक उसकी स्टेट ना बचती, वहां की औरतें जलील ना होती। अगर यूएनओ का मकसद होता अमन लाने का तो इराक तबाह ना होता। अगर यूएनओ का मकसद होता अमन लाने का तो सीरिया के बाद दरिया अपना समंदर की साइड पे, समंदर के किनारों पे बच्चों की लाशें पड़ी नजर ना आ रही थी। यूएनओ इज अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट। इट इज बीइंग डिक्टेटेड बाय सुपर पावर। यूएनओ कोई रोल वो नहीं प्ले करेगी। और उसके बाद जब यूएनओ का चार्टर आ जाता है मुसलमानों से रिलेटेड, तो उसके कानों में वैसे भी वो जो ना कुकरे, आंखों में कुकरे हो जाते हैं और कान उनके शीशा पड़ जाते हैं। दे आर नॉट रेडी टू सी। जुबान बंद हो जाती है। अमल यूएनओ का क्या रोल है, और उसमें वो सारे आपके सामने नेटो वाले जितने लोग हैं उन्हें अब अगर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अभी कश्मीर में क्या कुछ हुआ है? कोई एक्शन हमने देखा? हमने तो एक्शन इसको देखा नहीं है। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। तो यूएनओ तो एक डेड हॉर्स है जिसको आप, जैसे उनके सेक्रेटरी जनरल आए थे यहाँ, वो तस्वीरें खिंचा के गए, वो आपका सियालकोट से आगे जो आपने वहां, उसके बाद वो फोटो सेशन करके चला गया। उसके बाद ही केप्ट क्वाइट बिकॉज अमेरिका का डंडा है, उसको वो बोल नहीं सकता उस डंडे के सामने। तो अमेरिका यूएनओ को तो भूल जाए। अब यूएनओ ने ही शुरू में 1949 में जो करारदाद पास हुई थी 5 जनवरी को, वो कश्मीर के मुतालिक थी। और उसके बाद यूएनओ ने उस जमाने में इनिशिएटिव लेके यहाँ पे एक प्लेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट कर दिया था। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भी आ गई थी, लेकिन वहां पे इंडिया ना उन्हें प्लेबसाइट कमिश्नर को चांस दिया, ना उन्होंने यूएन ये जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशल फोर्सेज जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जब कोई डिस्प्यूट होता है तो पाकिस्तान को बॉर्डर पे लेके जाता है, कश्मीर में लेके जाता है। इंडिया ने उसको आने ही नहीं दिया। यूएनओ उसका कुछ नहीं कर सकी। उसका मकसद ये था कि जिस वक्त ये नेहरू ने कहा था और डॉक्टर अली खान को रिंग भी किया था और पाकिस्तान को टेलीग्राम भी दिया था और स्टेट एड्रेस भी किया था अपने मुल्क में, कहा था हम कश्मीर का मसला जो है वो कश्मीरियों की जो अपना ख्वाहिश है उनके मुताबिक डिसाइड करेंगे और प्लेबसाइट होंगे। तो महाराजा ने रिंग किया था नेहरू को कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या स्टेटमेंट दे दी, ये तो अगर आप करेंगे तो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास चला जाएगा। उस वक्त नेहरू के वर्ड्स ऑन रिकॉर्ड है जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं और ये तारीख में आए हैं। नेहरू ने कहा था तुम बेफिक्र रहो, मैं प्लेबसाइट होने ही नहीं दूंगा। अब आप उससे अंदाजा लगा लीजिए तो वो प्लेबसाइट किस तरह होता, क्योंकि इंडिया किसी चीज को मानता नहीं है। जब आपने कहा अपने फोर्सेज निकाले, पाकिस्तान ने कहा चलो ठीक, उस वक्त इंडिया उस चीज को नहीं माना। जब प्लेबसाइट कमिश्नर अपॉइंट हुआ जब नहीं माना। जब वो यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे इजलास मुख्तलिफ हुए, उसके मुताबिक फैसले किए गए, 3 रुकनी कमेटी बनाई गई, उसके अंदर ऑस्ट्रिया के उनको अपॉइंट किया गया, उसके ऊपर यूएनओ अपना इंडिया नहीं माना। तो ये तमाम की तमाम तारीख जो है ये ट्विस्टेड तौर पर यूएनओ जानबूझ के लेके चल रहा है। ईस्ट तैमूर को क्यों हो गया? क्योंकि वहां पे क्रिश्चियंस आबाद थे, उन्होंने फौरन करा। अब यूएनओ ये कह दी, एक और उन्होंने ली है कि ये जो करारदाद पास हुई है
ये पता नहीं वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता है कानूनी पोजीशन, ये चैप्टर 7 के तहत पास हुई है, जो ये कहता है कि यूएनओ फिजिकली जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब उन्होंने ये रोल अपना लिया। उसके साथ साथ अगर आप यूएनओ की अपनी जो है वो रेगुलेशन पढ़ लें, तो जो राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन है उसके मुताबिक यूएनओ का चार्टर ये कहता है कि अगर एक इलाके के अंदर ज्यादा आबादी जो है वो किसी मुल्क से छुटकारा हासिल करना चाहती है और खुदख्तारी की तारीख, तो वहां जो भी एक्शन वो पॉपुलेशन करेगी उसको लीगल तस्वुर किया जाएगा, और जो भी अपोजिंग फोर्सेस करेंगी वो कानून के मुताबिक गलत होगी। उसके अंदर तमाम का तमाम जितना टॉर्चर है, अब यही कश्मीरियों के साथ हो रहा है। आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें, आप ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें। एक वहां पे यानी एक लाइन में खड़ा करके कुनान पोस्टपुरा में 75 औरतों की, ह्यूमन राइट्स वॉच 75 कहता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल 100 कहती है कि दिन के 10 बजे एक लाइन में 100 औरतों को खड़ा करके उनकी बेहुरमती की गई थी। इसके ऊपर एक फिल्म बनी ओशन ऑफ टीयर्स, जिसको इंडिया ने चलाने डॉक्यूमेंट्री बनी थी। वो जो टू राजपूताना राइफल के अंदर जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको पनिश नहीं किया गया। जितने जुर्म होते हैं आपको देखें वहां पर कितना बड़ा जुर्म होता है, जो दुनिया देखती है कि एक कश्मीरी को जीप के ऊपर आगे बांध के और उसको परेड किया जा रहा था, वो दुनिया की नजर से वो चीज गुजरी। लेकिन क्योंकि ये मुसलमानों का मसला है, ये एक ऐसी आबादी का मसला है जो पिस रही है पिछले इतने सालों से, लेकिन उसके ऊपर वो आवाज इसलिए नहीं उठती यूएनओ के साथ साथ क्योंकि आपके मुसलमान ममालिक भी उतने ही खामोश है। वो मुसलमान ममालिक जो इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं, जो कम से कम यही सोच ले कि यार तुम इजराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हो, यहाँ मुसलमान अगर नहीं समझते तो इंसान तो आबाद है, तो इनके लिए तो कोई आवाज उठा लो। आपको मैं एक और आज ये बात बताता चलूं कि यहाँ बुनियादी तौर पर आपको पता है कि नवाज शरीफ खानदान, इन लोगों के इंडियन में इन्वेस्टमेंट है, सऊदीया के अंदर जो मिल लगाई उसके अंदर वो लोग मौजूद है। जो अपना नवाज शरीफ का एक बेटा है वो आज भी सऊदीया में शो करता है, मैं रिटर्न देता हूँ, सऊदीया में टैक्सेस क्या है और वहां पर जितने मुलाजमिन रखे हैं उनका इंडिया। और हम सब आप देखते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का घर आना, आमों की पेटियां, शालों का तबादला, फिर सजन मिटल का आना, और अपना और हमने इस वाले मसले में कुलभूषण जाधव के मामले में भी हमने तो सारा देख लिया था बड़ी, लेकिन कौम शायद जाग नहीं रही या समझना नहीं चाहती है। अब आखिर में बड़ा मुख्तसर सा बताइएगा, अब अगला लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? लाइन ऑफ एक्शन तो हमें इसको बड़ी वैसेफुरसली प्रोएक्टिवली इस चीज को दुनिया के सामने पेश करके पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को कश्मीर के मामले में डेमोन्स्ट्रेशंस करनी चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए और एक कॉमन रेजोल्यूशन लेके आप आगे चलने चाहिए। असेंबली के अंदर से रेजोल्यूशन आनी चाहिए, और अगर नहीं मानते तो मैं तो ये समझता हूँ कि इंडिया के अंदर भी बहुत फॉल्ट लाइंस है अजहर साहब। फिर अगर इंडिया इस तरह नहीं मानता तो आपने इंडिया की फॉल्ट लाइंस को भी टच करना या इंडिया की फॉल्ट लाइंस को डिस्ट्रॉय करना कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर कश्मीरियों के साथ जुल्म होता रहेगा तो कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे? बेचारे ऑलरेडी इतने टॉर्चर में हैं। तो खुदा के वास्ते यूएनओ से भी अपील किए पाकिस्तान को, जैसे आज इमरान खान ने भी कहा है कि जी ये हिंदुत्व का जो अफरियत है ये कश्मीर को भी खा रहा है और इस खित्ते को भी खा रहा है, तो वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट इट। और अगर इसके लिए फिर फिजिकल स्ट्रगल भी करनी पड़े तो मेरे ख्याल उससे भी हमको दरिया नहीं करना चाहिए। अब टाइम आ पहुंचा है कि फिजिकली इसके लिए कुछ करने की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया गजनफर साहब, आपने सारे हालात और वाक़यात आपके सामने दे दिया, पॉलिटिकल सिनेरियो भी डिस्कस कर लिया, इंटरनेशनल सिनेरियो भी सारा देख लिया। अब कौम को एक स्टेट्समैन के तौर पर, एक कौमियत के तौर पर इस मसले पे आगे आना चाहिए। जिस तरह इमरान खान साहब मामले को लेके जा रहे हैं, हमें उनका पूरा साथ देना चाहिए। जी, आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू सुन ली है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने का मैं नहीं आपको कहता, लेकिन फीडबैक ज़रूर दीजिए करें ताकि बेहतर प्रोग्राम आपके सामने पेश कर दें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।